नमस्कार, स्टॉक टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत भाई। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कमजोर यूरोपीय बाजारों के दबाव में भारतीय बाजार भी टूटे। सेंसेक्स 145 पॉइंट लुढ़का। आरबीआई के कदमों का दिखा असर। आखिरी घंटे में डॉलर के मुकाबले रुपए में आई करीब 1% की मजबूती, 60 के नीचे बंद। जेट एतिहाद सौदे को मंजूरी मिलने में हो सकती है और देरी। एफआईपीबी और डीआईपीपी ने शर्तों पर सवाल खड़े किए। इंडसइंड के अच्छे नतीजों के साथ आज शुरू हुआ पहली तिमाही के नतीजों का सिलसिला। बैंक का मुनाफा करीब 42% बढ़ा। कमजोर सेशन देखने को मिला आज, लेकिन अच्छी बात यही है कि निफ्टी ने 5800 का इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ नहीं तोड़ा। हालांकि यूरोपीय बाजार सेकेंड हाफ में कमजोर हुआ और काफ़ी सारी खराब खबरें आई ऑयल एंड गैस क्षेत्र से रिलेटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए आज सबसे ज़्यादा दबाव में दिखा और सेकेंड हाफ में दरअसल बाजार को नीचे खींचने में इसका भी बड़ा योगदान था। ओएनजीसी से भी सुबह से ही खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। करीब 2% नीचे ये स्टॉक कारोबार करता हुआ। केन ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात करें तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये तमाम ऐसे काउंटर्स थे जहाँ 3% तक की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली। मेटल शेयरों ने भी बेहद कमजोर प्रदर्शन दिखाया। सीएलएसए के डाउनग्रेड का असर टाटा स्टील पर देखने को मिला और हिंडाल्को ने भी आज बेहद कमजोर ही शुरुआत भी करी थी और अंत भी वैसा ही होता हुआ नजर आया। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं ऑटो शेयर कमजोर है और आज भी बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। इंडसइंड बैंक के नतीजे अच्छा है, लेकिन मुनाफा वसूली वहां पर हावी हुई। शेयर में 1.5% तक की गिरावट। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ये शेयर अच्छे खासी रैली दिखा चुका था, लेकिन काफ़ी सारे बैंक्स थे जो आज कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे थे और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा सेकेंड हाफ में प्रेशर आते हुए नजर आया। इलाहाबाद बैंक, कर्नाटका बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से रुपया फर्स्ट हाफ में काफ़ी स्टडी कारोबार कर रहा था, हमने देखा यहाँ पर HCL टेक, हेक्सावेयर जैसे काउंटर्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसी के साथ साथ फार्मा स्टॉक्स में भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। डिवीज लैब्स, ल्यूपिन जैसे स्टॉक ने अच्छा खासा प्रदर्शन आज दिखाया। लेकिन बाजार की चाल कल कैसी रह सकती है, क्योंकि आज रात को एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी होने वाला है। यूएस फेड के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं वो निकल कर आने वाली हैं। समझते हैं डेस्टिनी सिक्योरिटीज़ के सुदीप बंदोपाध्याय जी से कि किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, कल बाजार किस तरह से खुल सकता है। सुदीप, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। क्या उम्मीद करनी चाहिए इस मीटिंग से? आज हमने देखा बाजार बंद होने के बाद रुपये ने भी काफ़ी बेहतरीन रिकवरी दिखाई। जी बिल्कुल सही। FOMC के मिनट्स जो आज शाम को मालूम होगा, FOMC का मिनट्स, उसमें से ये ही देखना पड़ेगा कि फेड ने एग्जैक्ट क्या वर्डिंग यूज़ किए हैं और क्या उनका नज़रिया है QE3 विदड्रॉ करने में, कैसे वो विदड्रॉ करेंगे। और ग्लोबल मार्केट्स, पर्टिकुलरली US मार्केट, यहीं से क्यू लेके आज ट्रेड करेंगे और इसका असर कल सुबह इंडियन मार्केट्स में आएगा। हम लोगों को लगता है कि इंडियन मार्केट्स एक रेंज में फंसा हुआ है और यही रेंज में घूमता रहेगा जब तक कोई एक डिस्टिंक्ट ब्रेकआउट के कोई इवेंट्स नहीं आएंगे। ब्रेकआउट के इवेंट्स 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट्स में बहुत अच्छे कुछ रिफॉर्म्स मेजर आए, जैसे कि पहले ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखने को मिला था कुछ दिन पहले, या तो ग्लोबल मार्केट में रिस्क ऑन मूड वापस आए। जब तक रिस्क ऑन मूड वापस नहीं आता है, डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। आपने सुदीप जिस तरह से बात करी ऑयल एंड गैस के रिफॉर्म्स की, सरकार ने 2 कदम आगे लिए थे, लेकिन आज जिस तरह से खबरें आई कि वित्त मंत्रालय ने एक पत्र लिखा है ऑयल मिनिस्ट्री को और उसमें कहा गया है कि एक गैस प्राइस की सीलिंग होनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा ये सारे स्टॉक्स तेजी से गिरते हुए नजर आए। खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज तो एक समय 3-4% तक कमजोर हो चुका था। कैसे देखते हैं आप इस खबर को? जी बहुत ही नेगेटिव है मार्केट के लिए, बहुत ही नेगेटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल कंपनीज के लिए। एक डिसीशन मार्केट को लग रहा था कि कुछ डिसीशन हो गया है और डिसीशन के हिसाब से मार्केट वाज मूविंग। अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो ये जो कम्युनिकेशन है, इसके बाद बहुत कंफ्यूजन मार्केट में आ गया है। अपार्ट फ्रॉम जो आप कह रहे हैं, उसके अलावा भी एक पॉइंट वहाँ पे था जिसमें कि बोला गया है कि रिलायंस विल हैव टू मीट इट्स अर्लियर कमिटमेंट्स। वो बिल्कुल ही ग्रे एरिया है, क्या कमिटमेंट, क्या मीट करना पड़ेगा। सो बहुत ही कंफ्यूजन मार्केट में है। इसीलिए मार्केट में बिकवाली देखी गई है आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, ऑयल कंपनीज में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में।
बिल्कुल, और आज दो दिग्गजों ने रिलायंस को अपग्रेड भी किया था। CLSA ने 1000 रुपये का लेवल दिया, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने 921 का लेवल दिया, और इन दो अपग्रेड्स के बावजूद रिलायंस देखिए इन खराब खबरों की चपेट में ही रहा है। लेकिन सुदीप, आपसे अब मेटल शेयरों के बारे में जानना चाहता हूँ। हमने देखा है ये भी तेजी से कमजोर है, और खासकर टाटा स्टील जिस तरह से बड़े डाउनग्रेड्स यहाँ पर आज निकल कर आए। CLSA ने 215 रुपये तक के लेवल्स इसके लिए सुझाए। टाटा स्टील से अब क्या अपेक्षा करनी चाहिए? कि देखिए, हम लोगों का व्यू इसमें कंसिस्टेंटली नेगेटिव रहा है। ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी और पर्टिकुलरली मेटल्स के ऊपर बहुत ही दबाव है। सबसे बड़ा डिमांड कमोडिटी मेटल्स का आता था चाइना से, और चाइना में इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन के ज़रिए से जा रहा है। चाइना में डिमांड कम हो रहा है, और इसका असर ग्लोबल मेटल्स पे आ रहा है, और मेटल्स के डिमांड कम हो रहे हैं, मेटल के प्राइसेस सबड्यूड है। तो डोमेस्टिक मेटल कंपनीज जो है, स्टील कंपनीज हैं, टाटा स्टील का जैसे आपने जिक्र किया, सारे कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा होने की उम्मीद ज़्यादा नहीं है इन द नियर फ्यूचर। तो हम लोग का सलाह तो यही होगा कि इन्वेस्टर्स शुड बी लिटिल कॉशियस. They can also reduce exposure by taking opportunity of every up movement. सुदीप, आज हमने देखा इंडसइंड बैंक के नतीजे आए, लेकिन नतीजों के बाद ये शेयर प्रेशर में रहा। क्या लगता है यहाँ पर मुनाफा वसूली हुई है, और अब दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक से किस तरह की अपेक्षा करनी चाहिए? अगले हफ्ते इसी दिन HDFC बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगले हफ्ते एक्सिस बैंक, कोटक बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं। वहाँ से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, इंडसइंड बैंक में जो आज देखने को मिला मार्केट में, वो मुनाफा वसूली है। इसके पहले बहुत अच्छा रनअप दिखाया था रिजल्ट के पहले, और वही पीपल आर टेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ द टेबल। तो इसमें कोई कंसर्न की बात नहीं है। बाकी बैंकों की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो बड़े बैंक है प्राइवेट सेक्टर, जैसे HDFC का जिक्र आपने किया, एक्सिस, ICICI, इनके नतीजे ठीक ही आने चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जैसे HDFC 20% प्लस ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है वहाँ पे। पर छोटे बैंक्स और PSU बैंक्स में वन नीड्स टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, क्योंकि इकोनॉमी में अभी भी दबाव है और कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का सिलसिला जारी है। तो NPA और ग्रॉस और नेट NPA को बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा फॉर द स्मॉलर बैंक्स एंड PSU बैंक्स। सुदीप, अब जेट एयरवेज पर आपकी क्या राय है, और इस पूरे सेक्टर को अब आप किस तरह से देखते हैं? आज जिस तरह से खबरें आई कि यहाँ पर हो सकता है गो एयर्स और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों में दूसरी विदेशी कंपनियां हिस्सेदारी बढ़ाती हुई नजर आए, या फिर नई FDI आता हुआ नजर आया। विमान मंत्री ने खुद इस तरह का बयान दिया है। दूसरी तरफ आप देखिए, जेट का सौदा अटकता हुआ नजर आ रहा है। जेट के शेयर में क्या करना चाहिए, और स्पाइस जेट में आपका क्या व्यू है? जी देखिए, कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर हो तो उनको मैं सलाह यही दूंगा कि जेट के शेयर में अभी खरीदारी कर सकते हैं। जितना एक्सपेक्टेशन है, लग रहा है कि जेट का डील देर सही पर क्लियर जरूर होगा, और ये डील जेट के लिए बहुत ही अच्छा डील है। तो जेट एयरवेज में एग्रेसिव इन्वेस्टर पोजीशन ले सकते हैं। बाकी कंपनीज की अगर बात करें, स्पाइस जेट, गो एयर, तो स्पाइस जेट जो कि लिस्टेड कंपनी है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और इस कंपनी में ज़्यादा डेट भी नहीं है, तो स्पाइस जेट में ज़रूर खरीदारी की जा सकती है। इट्स ए गुड कंपनी टू शेयर टू बाय एट करंट लेवल्स। अगर डील की बात करें तो हाँ, जरूर डील की पॉसिबिलिटी है दोनों एयरलाइन में, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर वेरी क्लियर है, प्रोमोटर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रोमोटर का स्टेक, और 1 पर पॉइंट डिसीजन मेकिंग की अपॉर्चुनिटी है दोनों कंपनी में, क्योंकि प्रोमोटर ग्रुप स्ट्रांग है। चलिए, तो प्रमोटर ग्रुप स्ट्रांग है, यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर्स ही इसमें एंट्री ले सकते हैं, ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन क्लैरिटी जो है वो अगले 15 दिन के अंदर अंदर आती हुई नजर आएगी, जब विमान मंत्री इस डील को कैबिनेट के पास भेजेंगे। आइए एक बार आपको सुनाते हैं यहाँ पर विमान मंत्री ने किस तरह के बयान आज दिए। ऑब्जेक्शन कहीं नहीं है, और ये डील बायलैटरल का, जैसा आपने कहा कि इसके ऊपर साइन हो चुका है, और PMO भी क्लैरिफाई कर चुका है कि प्रॉब्लम डील के बारे में नहीं है। वो चाहते हैं कि कैबिनेट आए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह से सिविल एविएशन आजकल है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जब से हमने FDI पॉलिसी बनाई है उसके बाद ये एक पहली इंपॉर्टेंट बायलैटरल भी हुई है। तो वो चाहते हैं कि कैबिनेट में आके हम इसको सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। बहुत से एग्रीमेंट्स होते हैं जो कैबिनेट में पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए भी जाते हैं, इसमें तो अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम कैबिनेट में ले जाएं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई डील के बारे में समस्या नहीं है। चलिए, तो विमान मंत्री कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है डील के बारे में। और एक बार ब्रेक पे जाते जाते देख लेते हैं बाजार के जानकार, दूसरे जानकार बाजार पर किस तरह की राय रखते हैं मौजूदा स्तरों पर। We are hoping that second half would be much better. One, because monsoon is slated to be normal this time around, so this should revive rural demand. And number two is that we are expecting that government spending should pick up materially in the second half.
Meaning we are forecasting around 30% increase in government spending YOY in the second half. Also remember we are into a pre-election period, so government has all the incentive to really kickstart spending now. So this should benefit infra space plus the consumer spending, and so there is a scope for markets to really recover in the second half. जब ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्सेलरेट होंगे और ईयर ऑन ईयर इफेक्ट अगले एक आध दो क्वार्टर में जब पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा, तब मुझे लगता है कि मार्केट की नई दिशा कायम हो सकती है। तो तब तक ये रेंज बाउंड होने की शक्यता है अनलेस देयर आर सर्टेन अदर ग्लोबल डेवलपमेंट्स। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम ईयर की फोकस मार्केट का अर्निंग्स और अर्निंग्स रिकवरी की तरफ ही बना रहेगा। स्टॉक टॉक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान डेस्टिनी सिक्योरिटीज़ के सुदीप बंदोपाध्याय जी बने हुए हैं। सुदीप, हम देख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एफआईआईज़ ने भारतीय बाजार में बिकवाली नहीं करी है, खरीदारी करी है लेकिन बहुत कम मात्रा में करी है, और आज भी कैश मार्केट में करीब 75 करोड़ रुपीस की खरीदारी का फिगर निकल कर आया है। कैसे देखते हैं आप, अगर ये बाजार थोड़ा सुधरते हैं या फिर रुपए की जो दबाव बना हुआ है वो थोड़ा सुधरता है तो भारतीय बाजारों में पैसा आ सकता है? बिल्कुल सही हेमंत। देखिए, बाहर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इंडिया विल बिकम मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि रुपी का डिप्रिसिएशन होने का असर उनको जो बाहर बैठे हैं उनको लिए पॉजिटिव है। उनके लिए वैल्यूएशंस आर बिकमिंग चीपर। पर इसमें ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि रुपी का जो ये कंटिन्यूअस अप एंड डाउन मूवमेंट ये खत्म होना जरूरी है। रुपी शुड स्टेबलाइज। जैसे ही रुपी को थोड़ा स्टेबल होते देखेंगे विदेशी निवेशक, जिनके पास पैसा है, जो बैठे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, वो पैसा लाएंगे। और हमको लगता है कि पिछले 2 दिन से, कल और आज जो हमने ट्रेंड देखा है, ये साफ ये इसी की तरफ इंडिकेट करता है, क्योंकि कल से आरबीआई का इंटरवेंशन, सेबी का इंटरवेंशन मार्केट में आया है और उसके बाद रुपी सुधरा है, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया एफआईआई की ओर से। बिल्कुल। चलिए, तो अगर यहाँ से रुपया सुधरता है, स्टेबल होता है, तो यहाँ पर विदेशी निवेशक पैसा भारतीय बाजारों में लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे बाजार में सुदीप, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निवेशकों को खरीदने चाहिए, जिसमें अगर वो लंबी अवधि तक निवेश करते हैं तो उनको अच्छा फायदा हो सकता है? अपना पहला पसंदीदा शेयर बताइए। जी, एक्सेलिया काले सॉल्यूशंस एक बेहतरीन कंपनी है। इसका पेरेंटेज 74% इज हेल्ड बाय द फॉरेन मल्टीनेशनल एक्सेलिया। सॉलिड कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी एक्सेलिया काले का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा इनका बहुत ही फोकस्ड वे में ये बिजनेस में है आजकल। ये एयरलाइन सेगमेंट को और ट्रैवल टूरिज्म सेगमेंट को सर्विस करते हैं। 13 ग्लोबल एयरलाइन इनके क्लाइंट्स हैं। पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है। बहुत अच्छा इन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। तो सारे अगर फैक्टर्स कंसिडर करें तो हम लोगों को लगता है ये शेयर इस लेवल से करीब 650 रुपया तक जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न 1 साल के अंदर निवेशक को मिलने की उम्मीद है। चलिए, एक्सेलिया काले सॉल्यूशंस, पहले काले कंसल्टेंसी के नाम से भी जाना जाता था, ये स्टॉक्स यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। अच्छा रिटर्न ये शेयर आपको कमा कर दे सकता है। सुदीप, दूसरा फेवरेट स्टॉक कौन सा होगा? देखिए, कंसिडरिंग कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक मेन सेक्टर है और इस साल मॉनसून अभी तक ठीक ठाक हो रहा है और ये इलेक्शन ईयर भी है, तो ये सब नज़र में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि रूरल इंडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर विल गेट लॉट ऑफ पुश। और इस माहौल में एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी राइटली पोजीशन्ड है रैलीज इंडिया। पेरेंटेज बहुत ही अच्छा है, टाटा ग्रुप का कंपनी है। परफॉर्मेंस अभी इम्प्रूव हो रहा है सिग्निफिकेंटली, और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये शेयर 200 रुपया तक जा सकता है अगले 6 महीने के अंदर। चलिए, 200 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रैलीज इंडिया एक शानदार कंपनी, यहाँ पर भी आप दाव लगा सकते हैं। आज के बाजार में भी इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, 3% ऊपर जाकर ये शेयर आज बंद हुआ था। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने। स्टॉक टॉक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान डेस्टिनी सिक्योरिटीज़ के सुदीप बंदोपाध्याय जी बने हुए और काफ़ी सारे दर्शक हैं जो अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। राधेश जी ने हमें फ़ोन किया है। राधेश जी, नमस्कार। बताइए कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और कौन सा शेयर है जो आपने खरीद रखा है, जिस पर राय चाहते हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी।
और सर मैंने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिया था एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 74। ओके। पहले से होल्डिंग की 1200, देन वो स्टॉक 59 पॉइंट समथिंग आ गया था, तो मैंने 400 शेयर बेच दिए थे। ओके। तो अब 800 मेरे पास बचे हैं और मुझे 4 to 6 मंथ में रुक सकता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? 6 महीने का नजरिया है, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, इनको क्या करना चाहिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में सुदीप? देखिए, मेरी सलाह तो यही होगी कि रियल एस्टेट सेक्टर अभी बहुत दबाव में है और आने वाले कुछ दिन तक ये सेक्टर दबाव में ही रहेगा। अगर आपका नज़रिया सिर्फ 6 महीने का है तो मेरी सलाह तो यही होगी कि अगला जब भी कोई मार्केट में अच्छा एक रैली आएगा तब आप इस शेयर से निकल जाइए और अपना पोजीशन लिक्विडेट कर दीजिए। चलिए, यहाँ पर जब तेजी देखने को मिले तो उस रैली का इस्तेमाल आपको निकलने के लिए करना चाहिए, ये राय निकल कर आ रही है। अरुण जी ने भी फ़ोन किया। अरुण जी नमस्कार, बताइए आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ जी। और मेरा सवाल ऑर्किड केमिकल्स के बारे में है। ओके। आज उस शेयर में उछाल अच्छा आया है, जी हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इज इट द राइट टाइम टू बाय दिस एट द करंट मार्केट प्राइस? बिल्कुल, सुदीप से ही समझते हैं। 9.5% भागा ये शेयर। खबरें थी यहाँ पर करीब 6.5 लाख प्लस शेयर जो प्रमोटर्स के थे वो गिरवी रखे शेयर उन्होंने छुड़ाए, इसीलिए आज रैली देखने को मिली। सुदीप, क्या करना चाहिए, इस स्टॉक में क्या एंट्री करनी चाहिए अभी? जी, हमारी सलाह तो यही होगी कि आप फार्मा सेक्टर अच्छा सेक्टर चुना है आपने, पर इंस्टेड ऑफ ऑर्किड केमिकल और कुछ और दूसरे शेयर की तरफ आप फार्मा सेक्टर में ही नज़र दीजिए। ऑर्किड केमिकल में कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रमोटर्स के बहुत सारे शेयर्स प्लेज्ड हैं, बिजनेस में भी कुछ दिक्कतें हैं। तो हमारी सलाह ये होगी कि आप ऑर्किड से दूर रहिए, पर फार्मा एज ए सेक्टर इज़ गुड। अगर फार्मा क्षेत्र पर ही किसी को बेट करना और आप भी कह रहे हैं सेक्टर अच्छा है, तो कौन सा स्टॉक होगा? दिग्गजों के साथ आप जाना चाहेंगे या फिर कोई छोटी कंपनी पर आप बुलिश हैं? जी हेमंत, हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स की तरफ नज़र देने के लिए बोलेंगे इन्वेस्टर्स को, और बहुत अच्छे कंपनीज हैं, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा में आप नज़र रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंपनी है, सही बिजनेस में है, सारे बिजनेस लाइंस परफॉर्म कर रहे हैं। आप इप्का लेबोरेटरीज के ध्यान दे सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है। आप एलेम्बिक केमिकल्स में ध्यान दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जहां पे आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए, इप्का, एलेम्बिक, ग्लेनमार्क, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको दाव लगाना चाहिए, ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन आपको ऑर्किड से फिलहाल दूर रहना चाहिए। आज अच्छे खासा रन वैसे भी ये स्टॉक दिखा चुका है। महेश जी ने भी हमें फ़ोन किया है। महेश जी नमस्कार, बताइए आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। और क्या सवाल है? टेक महिंद्रा के 25 शेयर है 980 पे। ओके। तो ये बीच में 1150 तक गया था, फिर नीचे आया, फिर वापस 1100 के आसपास घूम रहा है। ठीक तो है। इसको यहाँ पे निकाल देना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए रख लेना चाहिए? अच्छा शेयर है। लॉन्ग टर्म के लिए आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? साल, 1.5 साल, 2 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 साल, 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। क्या करना चाहिए सुदीप? अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, टेम्पटेड तो है ये, लेकिन जानना चाहते हैं आपकी राय। जी, अगर आप 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो ज़रूर इसको होल्ड करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। कंपनी अच्छा है, मर्जर के बाद कंपनी का पोजीशन और भी स्ट्रांग हो रहा है और इनके बिजनेसेस सही है। सो आप इसमें बने रहिए, 2 साल के लिए आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलिए, होल्ड कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न आगे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रशांत जी ने भी फ़ोन किया है, माफ़ कीजिएगा, एक SMS भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में इनको क्या करना चाहिए। 1250 रुपये के लेवल पर इन्होंने एंट्री की थी इस स्टॉक में, लगता है बिल्कुल हाइस के आसपास इन्होंने ख़रीदा था और आज इनको नुकसान हो रहा है, इसलिए जानना चाहते हैं क्या करें। 5% आज भी कमज़ोर था ये स्टॉक। सुदीप, हम देख रहे हैं काफ़ी समय से, बल्कि महीनों से ये स्टॉक का कमज़ोर है, बल्कि MCX की लिस्टिंग के बाद से ही लगातार हमने देखा है नीचे की चाल इसने पकड़ी है। क्या राय देंगे निवेशकों को जिन्होंने ऊपर के भाव पर इसमें एंट्री की थी? जी देखिए, हमारी सलाह तो इसमें यही होगी कि आप एक बार ये शेयर से एग्जिट ले लीजिए और कहीं निवेश करिए। इसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, जब सामने कोई रैली आए तब एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट जब नीचे गिर रहा है तब जल्दबाजी करके एग्जिट की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, पर आपने बहुत ऊंचे भाव में लिया है और उस भाव के लिए वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। सुदीप, आज हमने देखा HUL, ITC जैसे दिग्गज स्टॉक्स भी थोड़ा प्रेशर में रहे। HUL पर से अब ओपन ऑफर का जो कुशन था वो भी खत्म हो गया है। निवेशकों को यहाँ पर क्या सलाह होगी है, खासकर HUL में? देखिए, HUL में हम लोगों को लगता है कि 600 रुपया जो प्राइस, 600 प्लस प्राइस जो हमने देखा है, वो दैट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट।
600 इज एट 600 HUL इज फुल्ली वैल्यूड। हम लोगों को लगता है कि आफ्टर करंट क्वार्टर रिजल्ट HUL शायद 550 से 575 के बीच में सेटल करेगा। तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर शुड पोजीशन हिमसेल्फ। अगर उनके पास शेयर है तो शायद कोई रैली का अपॉर्चुनिटी लेके निकल जाना चाहिए, बाद में वापस खरीद सकते हैं। अगर उनके पास शेयर नहीं है और लेना चाहते हैं तो 550 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। अगर ITC की बात करें तो ITC में गोल्ड फ्लेक प्राइस के इंक्रीज होने के बाद आई थिंक प्रोस्पेक्ट्स आर गुड। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी अच्छा प्रदर्शन होगा। तो आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। इन्वेस्टर जिनके पास है वो कैन रिमेन इन्वेस्टेड। सुदीप, इन्फोसिस पर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। जिस तरह से पिछले क्वार्टर हमने देखा, एक ही दिन इन्फोसिस में 20% तक की गिरावट देखने को मिली नतीजों के दिन। इस बार किस तरह की अपेक्षा करनी चाहिए, खासकर जब आज खराब खबरें आई कि बसा प्रधान जो इनके ग्लोबल हेड और सेल्स हेड थे उन्होंने इस्तीफा दिया, और खबरें ये भी चल रही थी बाजार में, पता नहीं कितनी सच है, कि कुछ और लोग भी इस्तीफा दे सकते हैं। कैसे देखते हैं इन्फोसिस को, और नतीजों से पहले कोई व्यू है आपका इस समय? देखिए, हम लोगों का व्यू यही है कि नारायण मूर्ति साहब का वापस आना बहुत ही पॉजिटिव है कंपनी के लिए। पर ये कोई उनके पास कोई मैजिक वैंड नहीं है कि इमीडिएटली जो पिछला क्वार्टर है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा जो कि मार्केट को एनकरेज करेगा। तो हम लोगों को लगता है मार्केट विल प्रोबेबली गेट डिसअपॉइंटेड आफ्टर द रिजल्ट्स। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए इन्फोसिस में। अभी कोई नया पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपको इन्फोसिस या IT सेक्टर में आपको अच्छा लगता है तो इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद यू शुड कंसीडर बाइंग इनटू इन्फोसिस। चलिए, नतीजों तक का इंतजार करना चाहिए, यहाँ पर पहले से पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। इन्फोसिस में ये राय निकल कर आ रही है सुदीप की। सुदीप, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए? जी, हम निवेशकों को बहुत सारे शेयर्स जो जिसका बात हमने किया वो लेने की सलाह देते हैं। हमारे खुद के पास वो शेयर्स नहीं है। धन्यवाद सुदीप, आपका समय निकालकर CNBC आवाज़ पर आने के लिए और हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, स्टॉक टॉक में फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। स्टॉक टॉक देखने के लिए धन्यवाद।